नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। दोस्तों, डॉक्टर रंजना जायसवाल जी समकालीन हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित कथाकार, कवित्री और लेखिका हैं। उनकी रचनाओं में स्त्री जीवन, पारिवारिक संबंध, बदलते सामाजिक मूल्य, स्त्री अस्मिता प्रमुख विषय है। सरल, सहज और संवेदनशील भाषा उनकी लेखन शैली की विशेषता है, जिसके कारण उनकी रचनाएं पाठकों के मन पर गहरी छाप छोड़ती हैं। तो आइए सुनते हैं दीदिया। जेठ की तेज धूप से खोपड़ी चटकने लगी थी। सूरज के डूबने और चांद के उगने का दूर दूर तक पता नहीं था। पिंकिया ने धूप से काली हो चुकी अपनी देह की ओर देखा। चमड़ी कई जगह से धूल, धूप और गर्मी से चटक गई थी। जेठ के थपेड़ों की वजह से चुहचुहाता पसीना उन दरारों में आकर फंस जाता और नमकीन पसीने की वजह से पिंकिया के मुंह से एक सिसकी निकल जाती। तन पर लिपटे चिथड़ों में इतना जोर कहाँ था जो धूप की आग को रोक सकता। तन पर कपड़ों के नाम पर था ही क्या। उम्र के साथ शरीर बढ़ रहा था या शायद कपड़े छोटे हो रहे थे। बापू का जांघिया और अम्मा का ब्लाउज ही उसका परिधान था। अम्मा की साड़ी को दो फाड़ कर उसने दुपट्टे की तरह फेंटा मारकर तन को ढक लिया था। बापू के गमछे को गोल गोल लपेटकर वह सर पर रख लेती और उस पर ईंट और तसला ढोती। आज सुबह से बउआ बहुत रो रहा था। उसने बापू की लुंगी को बिछा बउआ को लिटा दिया। आसमान से अंगार बरस रहे थे। इंसान के साथ साथ धरती भी तप और झुलस रही थी। पिंकिया ने बउआ को सीने से चिपका लिया। वो चाहती थी सूरज आज जल्दी से ढल जाए, पर चाहा हुआ होता कहाँ है। वह खुद ही अपनी सोच पर हंस पड़ी। सच कहूं तो वह अपने लिए यह नहीं चाहती थी, पर बउआ, कितनी जान ही थी उसमें। कैसे बचाती इस धूप से। कल से उसका शरीर तप रहा था। लू लग गई है, ये दवाई लिख रहा हूं। आराम की जरूरत है। बाहर धूप में लेकर ना निकलना। धूप गर्मी से बचाना। बाहर न निकलना। डॉक्टर ने यही तो कहा था। किसके सहारे छोड़कर निकलती। पिंकिया ही उसकी अम्मा थी। बापू थी, भाई थी और दीदिया तो थी ही। आज अम्मा बहुत याद आ रही थी। वह होती तो सब कुछ कितनी आसानी से संभाल लेती। उसकी अम्मा फुलवा फूल की तरह ही सुंदर थी। उसका बापू मोहन जान छिड़कता था अपनी जोरू पर। उसने अम्मा की पसंदीदा लाल साड़ी का टुकड़ा तन पर लपेट लिया। बापू दीपावली पर लाए थे। उस साड़ी में बापू के प्यार और अम्मा की खुशबू थी। पिंकिया बउआ को लादे काम पर निकल गई थी। आज चूल्हे की लकड़ी भी खत्म हो गई थी। सुबह बड़ी मुश्किल से कागज और सूखी पत्तियों से चूल्हा जलाकर काली चाय बनाई थी। दूध वाली चाय देखे तो जमाना हो गया था। बउआ को दवा देनी थी। पिंकिया बउआ की माँ बन तो गई थी, पर दूध मुँहे भाई के लिए माँ का दूध कहाँ से लाती। चाय के सहारे चम्मच से घूट घूट दवा पिलाई थी। जल्दी से पी ले बउआ, वरना साधु बाबा आ जाएगा। अम्मा ऐसे ही तो डराती थी उसे। वो हमेशा सोचती। अम्मा कहती थी, साधु बाबा लोगों के हाथों में बड़ी शक्ति होती है। राजा को रंग, आदमी को जानवर बना दे। कितनी बार उन्होंने वो राजकुमारी को शिला बनाने वाली कहानी भी तो सुनाई थी। काश उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा बाबा आता जो सब कुछ पहले जैसा कर देता। न जाने क्यों वो मुस्कुरा दी थी। साइड पर पड़े ईंटों से ही उसने छोटा सा घर बनाया था। पूरी गृहस्थी थी उसकी। गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र से पहले ही बन गई थी वो गृहस्थन, और दीदिया कहीं पीछे छूट गई थी।
आज भी वो दिन भूले नहीं भुलाता था। ठेकेदार ने बहुत खराब माल लगाया था। सब यही तो कहते थे। एक मौसम भी न झेल पाया। ओ पिंकिया, जरा बउआ को लेकर बाहर बैठ जा। बड़ी उमस है। हवा थोड़ी तन को लगेगी तो उसे अच्छा लगेगा। और वो बंदरिया की तरह अपने छोटे भाई को चिपकाए सीढ़ियों से नीचे उतर गई थी। संभल कर बिटिया, कहीं बउआ गिर न जाए। अम्मा चिंता न करो, हम हैं ना, उसने मुस्कुराकर कहा था। शायद वो आखिर दिन था जब वह मुस्कुराई थी। पिंकिया के बाऊ को तेज बुखार था। अम्मा रात से गीली पट्टी रख रही थीं। ननकू वहीं बगल में मोरंग वाले रंगीन पत्थरों से खेल रहा था। 5 मंजिला बिल्डिंग उसकी आंखों के सामने भरभरा के गिर गई। दूसरे दिन अखबार के एक कोने में सूचना छपी थी। शहर के नवनिर्मित इमारत गिरी। 2 पुरुष, 1 औरत और 1 बच्चे की मृत्यु। यह अखबार वाले भी कितनी झूठी खबर छापते हैं। उस दिन 1 बच्चे की मृत्यु नहीं हुई थी। उस दिन 3 बच्चों की मृत्यु हुई थी। पिंकिया भी जिंदा होकर कहाँ जिंदा थी। कम उम्र में माँ बाप का साया सर से उठ चुका था। खेलने की उम्र में, माँ बाप से लाड लड़ाने की उम्र में वह अपने छोटे भाई की माँ बनी घूम रही थी। वो दिन था और आज का दिन। तब से लेकर आज तक वह बउवा को संभाल ही रही थी। आज भी उसे अपने बचपन की धुंधली सी यादें थी। मुंबई शहर सपनों का शहर। सपने देखने से भला कोई किसी को कैसे रोक सकता है। पिंकिया के बाऊ मोहन अपनी जोरू के साथ शहर में रोजी रोजगार की तलाश में चला आया था। गांव के कई परिवार गांव छोड़कर मुंबई चले आए थे। करते भी तो क्या, मुट्ठी भर जमीन हर साल बाढ़ के पानी में डूब जाती। जब से बांध बना था, सरकार ने वो जमीन भी छीन ली थी। जमीन के बदले में थोड़ा मुआवजा जरूर मिला था, पर उससे जिंदगी तो नहीं कट सकती थी। यहां रहते रहते उन्हें बरसों बीत गए थे। पिंकिया, ननकू और बउआ यहीं पैदा हुए थे। जीवन में खेती के सिवाय कोई काम नहीं किया था। इस अनजान शहर में कोई काम देता भी तो कैसे। पर कहते हैं ना, मुंबई में कोई भूखा नहीं सोता। मोहन ने ठेकेदार के हाथ पैर जोड़कर बेलदारी का काम शुरू कर दिया। शुरू शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई। इस अनजान शहर में जोरू को कहाँ छोड़े। तब फुलवा ने ही कहा, मैं बैठकर क्या करूंगी, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी। इस महंगाई के जमाने में एक आदमी के कमाने से कैसे काम चलेगा। फुलवा ने पल्लू को समेटकर कमर में खोस लिया और मोहन के गमछे को गोल गोल घुमाकर अपने सर पर रख लिया। ए ठेकेदार बाबू, हम भी काम करेंगे। ठेकेदार ने एक अजीब सी निगाह से फुलवा को देखा। फुलवा एक क्षण को असहज हो गई। क्या नाम है तेरा? फुलवा। फुलवा? ठेकेदार ने मन ही मन बुदबुदाया। ठेकेदार की लालची निगाहों ने ऊपर से नीचे तक फुलवा के तन का एक्सरे कर डाला। तू कर लेगी? कभी किया है इस तरह का काम? ठेकेदार ने मुंह में भरे पान को गुलगुलाते हुए कहा। मोहन ढाल की तरह उसके आगे खड़ा हो गया। जानता था इस तरह के लोगों के बारे में, पर उसकी जोरू सुनती ही कहाँ थी किसी की। साहब, हमारी जोरू है, 3-1 पढ़ी है। हम मना किए थे, तेरे बस का नहीं है ये सब। पर औरत जात कहाँ किसी की सुनती है। आप किसी काम पर लगा दो, जल्दी सीख जाएगी। चल ठीक है, तू जिम्मेदारी ले रहा है ना। और वह दिन था और आज का दिन। वर्षों बीत गए थे इस अनजान शहर में। जहां कभी कोई इमारत बनती, दोनों अपना डेरा डंडा उठाए पहुंच जाते। फुलवा की बड़ी इच्छा थी कि दोनों बच्चों को पढ़ाए लिखाए, पर इस महंगे शहर में पेट भरने के लिए पैसा कमा ले वही बहुत था। मोहन और फुलवा साइड पर पड़े ईंट को जोड़कर झोपड़ी बना लेते और काली पीली पन्नी से छत छवा लेते। फुलवा बड़ी सुघड़ थी।
उसका मर्द जब काम से थका हारा आता तो वो झट से पिंकिया से लोटा भर पानी और गुड़ भेज देती। पिंकिया, जब भी कोई बाहर से आए तो उसके लिए गुड़ पानी जरूर रखना। अरे, अभी से ये सब घर गृहस्थी की बातें काहे सिखा रही हो? मोहन झुंझलाकर कहता। 16 की हो गई है, इसकी उम्र में तो हमारा ब्याह हो गया था और तुमको अभी बच्ची ही लगती है। गुण कभी बेकार नहीं जाता, अभी से सीखी रहेगी तो ससुराल में काम देगा। पिंकिया के लिए स्कूल कॉपी और पेंसिल जुटाना संभव नहीं था, पर फुलवा ने हार नहीं मानी थी। रात को जब शहर रोशनी में नहा जाता तो फुलवा की झोपड़ी भी कुप्पी और चूल्हे के अंगार की रोशनी में दमक उठती। चूल्हे की आग में सिकती रोटियों की गमक से सारी झोपड़ी सौंधी खुशबू से महक उठती। दिन भर ईंट उठाने से चोटिल हुए हाथ आटे की लोई को बड़ी कलाकारी से पीट पीट कर हथेलियों पर बड़ा कर देते। चांद जैसी गोल गोल रोटियों को थाली में रखते ही पिंकिया नमक के डिब्बे की ओर भागती और मोहन प्याज को जमीन पर रख अपनी मजबूत हथेलियों से धप्प की तेज आवाज के साथ 2 टुकड़े कर देता। कुल जमा 7 रोटी ही बन पाती। गिनती की रोटियों के साथ पिंकिया भी 7 तक गिनती सीख गई। फिर आगे आगे भी तो गिनती सीखनी थी, पर रोटियां तो इतनी ही थीं। फुलवा ने इसका भी इलाज निकाल लिया था। चूल्हे की लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर वह पिंकिया को आगे की गिनती सिखाने लगी। पिंकिया दिन भर उतरते ईंटों की ट्रक को देखकर खुशी से खिल उठती। 1 2 3 4, वो बहुत खुश थी। उसने 30 तक गिनती सीख ली थी। बगल वाले चाचा ने उसकी कितनी तारीफ की थी और कितना आशीर्वाद दिया था। बड़ी होकर डॉक्टर बनना। और उसके सपनों को मानो पंख लग गए। वो रोज ननकू के साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलने लगी। ननकू भी कोई कम थोड़ी था, वो भी झूठ मूठ का आंख बंद कर लेट जाता। दीदिया है ना उसका इलाज करने के लिए। फुलवा की आंखें भर आती। हाय रे तकदीर, ये मासूम ये भी नहीं जानते कि डॉक्टर बनना इतना आसान थोड़ी है। बड़ी पढ़ाई करनी होती है, इतना पैसा लगता है कि जितनी तो उसे गिनती भी नहीं आती। मोहन और फुलवा पिंकिया और ननकू को छोड़ साइड पर काम पर चले जाते। पिंकिया को आज भी वो दिन याद है। जर्र की आवाज के साथ मोरंग की ट्रक जमीन पर मोरंग गिराकर आगे बढ़ गई थी। धूल का गुबार वातावरण में छा गया था। पिंकिया अपने सुनहले बालों के साथ अपने छोटे भाई ननकू को कमर पर टिकाए ये नजारा देख रही थी। लाल रिबन बंधी चोटियां, घुटने तक की फ्रॉक, हाथ में प्लास्टिक की धानी चूड़ियां, धूप से तपा धूसरित शरीर। ननकू गोद से उतरने के लिए मचलने लगा। उसके नए खिलौने जो आ गए थे। दोनों भाई बहन मोरंग के ढेर की ओर दौड़े। रोज का ही तो काम था उनका। उनकी खोजी निगाहें तेजी से अपने छोटे छोटे हाथों से मोरंग के ढेर में से अपना खजाना ढूंढने लगती। चिकने पत्थर, छोटे गोल मटोल पत्थर, सीपियां और शंख। ननकू सबकी नजरें बचाकर अपनी पैंट की जेब में सरका देता। दीदिया उससे हमेशा छीन लेती थी और वो रोकर रह जाता। पिंकिया अपनी फ्रॉक को एक हाथ से पकड़े दूसरे हाथ से जल्दी जल्दी खजाने को समेट रही थी। कल ही तो बापू ने बताया था, अब वो झोपड़ी को छोड़कर नई वाली इमारत में रहने चले जाएंगे। कितना खुश थे वो सब। बारिश के दिनों में कितनी दिक्कत होती थी। पानी झोपड़ी में घुस जाता और लकड़ी भीग जाती। कितनी रात उन्हें भूखे सोना पड़ता था। पिंकिया तो फिर भी बड़ी थी, पर ननकू भूख से बिलबिला जाता। फुलवा उन गीली लकड़ियों को न जाने कितने जतन करके जलाने का प्रयास करती, पर गीली लकड़ी बस धूं करके रह जाती और झोपड़ी धुएं से भर जाती। धुएं से सबकी आंखें जलने लगती और आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगते।
आंसू तो फुलवा के भी निकल आते, पर वो धुएं से नहीं, भूख से बिलबिलाते बच्चों के मासूम चेहरों के कारण ही होते थे। अब कम से कम उन्हें भूखे तो नहीं सोना पड़ेगा। आज उनकी इस झोपड़ी में आखिरी रात थी। मोहन दिन भर का थका हुआ था। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई थी, पर पिंकिया को खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। बउआ फुलवा का दूध पीकर सो गया था। फुलवा ननकू और पिंकिया को लोरी गाकर सुलाने का प्रयास कर रही थी। झोपड़ी की छत पर पड़ी काली पन्नी एक आध जगह से फट गई थी। पन्नी के उस पार आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। पिंकिया रोज की तरह उन्हें गिनने का प्रयास कर रही थी। ननकू सो गया क्या? बोलो दीदिया। जानते हो कल से हम उस नई वाली बिल्डिंग में रहेंगे, और वो जो सुंदर वाले पत्थर और सीपियां हैं ना, उनसे अपने घर को सजाएंगे। पिंकिया ने किलक कर कहा। दीदिया, बापू हर बार घर क्यों बदल देते हैं? पहले हम सामने वाली बिल्डिंग में रहते थे और अब झोपड़ी में रहने लगे। अब फिर नई वाली बिल्डिंग में रहेंगे। हमारे बापू बहुत बड़े आदमी हैं, हर 6 महीने में अपना घर बदल देते हैं। जानते हो ये हमारा 7वां घर है। ननकू बड़े पशोपेश में था। बड़ा आदमी कौन है? वो जो रोज सफेद चमचमाती लंबी गाड़ी से अपनी बिल्डिंग को देखने आता है, या फिर उसके बापू जो दूसरों के लिए घर बनाते हैं पर आज तक उनका कोई घर नहीं हुआ। फुलवा पिंकिया के भ्रम को तोड़ना नहीं चाहती थी। आखिर सपने देखने में हर्ज ही क्या है? तकदीर की लकीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। सपने तो वो भी देखते हैं जिनकी आंखें नहीं होती। आज भी वो सोचती है, काश वह उस नई इमारत में नहीं गए होते तो अम्मा, बापू और ननकू जिंदा होते। सूरज ढलने को आ गया था। पिंकिया की परछाई लंबी होती गई, उसके दुख की ही तरह, और उस परछाई में उसका अस्तित्व ढक गया। कुछ यात्राएं अकेले ही तय करनी होती हैं। उन यात्राओं को तय करने में कोई हमदम, कोई हमकदम नहीं होता। शायद दीदिया के जीवन की यही सच्चाई थी। उसे जीवन में अभी हजारों मीलों की यात्रा करनी है, एक एक कदम के साथ। शाम ढलने को आ रही थी। वो जल्दी से लकड़ी वाले के यहाँ पहुंची। भैया 20 किलो सूखी लकड़ी तौल देना। कैसे ले जाओगी बिटिया, ठेला या कोई गाड़ी? हम है ना। दुकानदार उसके हौसले को देखता रह गया। पिंकिया तराजू को देख रही थी। भैया लकड़ी तौल रहे या सोना? बिटिया, लकड़ी का भाव बढ़ गया। इस बार तो पिछले दाम पर दे रहा हूं, पर अगली बार बढ़े हुए दाम पर ही लूंगा। ठीक है, अगली की अगली बार देखेंगे, उसने बेफिक्री से कहा। पिंकिया ने जल्दी से लकड़ियां बटोरी और लकड़ी को सर पर लाद बउआ को बापू की लुंगी में रख गले से लटका घर के लिए चल पड़ी। वह सोच रही थी, उसकी जिंदगी भी तो तराजू की तरह हो गई है, जहां सुख और दुख के साथ उसे संतुलन बनाकर चलना है। अंधेरा बढ़ने लगा था। उसने तेजी से घर की ओर कदम बढ़ा दिए। इसलिए नहीं कि कोई उसका इंतजार कर रहा होगा, बल्कि जहां उसे अपने हिस्से का पानी और गुड़ खुद ही लेना था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रंजना जायसवाल जी की लिखी एक मार्मिक कहानी, दीदिया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।